हाज़र होए हैं। ये प्रोग्राम अज दी सोसाइटी विच जिहड़ियां सानू सरीरक ते मानसिक मुश्किलां आ रही ने, कई तरह दीयां बीमारियां जिहड़ियां सानू घेर रही, उन्हां दे बारे असीं गल करन लई अज इत्थे स्टूडियो दे विच हाज़र होए हैं। मैनू बहुत खुशी है कि साडे नाल स्टूडियो दे विच बर्मिंघम ते सॉलीहल मैंटल हैल्थ ट्रस्ट वालों डॉक्टर निभा हेगड़े जी, जो कि मैमरी लॉस असैसमेंट मैमरी असैसमेंट सर्विस जिहड़ी है बर्मिंघम दे विच उहदे विच काम करते हैं, वो साडे नाल हाज़र ने। उन्हां दे नाल इसे ट्रस्ट तो ज्योति आहूजा जी जिहड़े कि क्लीनिकल साइकोलॉजिस्ट ने, वो हाज़र ने। असी इन्हां दोनों विशेषज्ञां नूं अज दा जिहड़ा साडा प्रोग्राम है उहदे विच इन्हां नाल गलबात करांगे। सो मैं अपने दर्शकों नूं एक बार ये दस देवां कि अज दा जिहड़ा विशेष टॉपिक जिहदे ते असीं गल करन जा रहे हैं वो है डिमेंशिया। डिमेंशिया दा लफ्ज़ हो सकदा आप जी ने सुनिया होवे, आप दे किसी गुआंढ दे विच, रिश्तेदारी दे विच, दोस्तां मित्रां दे विच हो सकदा कोई व्यक्ति इस तो पीड़ित भी होवे, सफ़र भी कर रहा होवे। जे नहीं तो अज असीं कोशिश करांगे, क्योंकि ये जिहड़ी मानसिक बीमारी आ इस वेले बड़े जोर शोर दे नाल अपना गलबा जिहड़ा वो लोकां दे उत्ते पा रही है, विशेष करके जिहड़े साडे बजुर्ग लोग ने उन्हां दे उत्ते। पर कोई जरूरी नहीं कि इकल्ले बजुर्गां नूं हुंदी है, कई बारी यंग एज दे विच भी ये बीमारी जिहड़ी है किसी नूं हो सकती है। सो इहदे बारे असीं गलबात करांगे। आओ सारे तो पहला मैं अपने दोनों मेहमानां नूं स्टूडियो दे विच जी आया कहां। निभा जी और ज्योति जी, आप जी का बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो दे विच कि तुसीं आए हो ते अपना जो तुसीं अज विशेषज्ञ वाला रोल है वो आप जी ने करना है। आप जी तो असीं पुछांगे ये प्रॉब्लम की हैगी आ, हाउ इट हैपन्स, वाई इट हैपन्स एंड हु सफर्स फ्रॉम इट। ते निभा जी, मैं अगर आपके पास आऊँ पहले तो आप मुझे ये बताएं कि ये डिमेंशिया है क्या? डिमेंशिया का अगर आप शाब्दिक अर्थ देखेंगे तो उसको अगर मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूं तो वो हो जाता है अमानसिकता। इसका मतलब जो आदमी की दिमागी शक्ति होती है हर काम करने की, वो धीरे धीरे जो है वो खत्म होने लगती है। तो डिमेंशिया एक ऐसी छतरी है, समझ लीजिए आप, जिसके अंदर बहुत सारी तरह की बीमारियां होती हैं, जिनका बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, बहुत सारे लक्षण और निशानियां होती हैं, जो कि कुल मिला के हम डिमेंशिया कहते हैं जिन्हें। ये कई प्रकार का होता है, लेकिन इसका सबसे कॉमन, सबसे ज़्यादा अधिकतर रूप में पाया जाने वाला जो लक्षण है वो है याददाश्त खो जाना। खासकर ये असर करता है उस याददाश्त के लिए जो अभी हाल ही में हुई बातें होती हैं। अभी सुबह मैंने क्या खाया, मुझसे कौन मिलने आया था, मैंने अपनी चाबी और पर्स कहाँ रख दिया। तो पुरानी जो बातें हैं उन पे इतना असर नहीं होता है इसका? शुरू में तो नहीं होता। अच्छा। तो अगर किसी से कहें कि आपकी याददाश्त कैसी है तो वो ऐसा कह सकते हैं कि मेरी याददाश्त बिल्कुल ठीक है, मुझे सब याद है, गाँव में कौन थे, मैंने क्या किया, और उन्हें याद भी रहता है। लेकिन अगर आप उनसे ये पूछें कि ठीक है आज सुबह क्या हुआ था, कल क्या हुआ था, तो हो सकता है उन्हें तकलीफ हो। और इस कारण से लोग समझ नहीं पाते कि उनकी याददाश्त धीरे धीरे खराब हो रही है। अक्सर ऐसा होता है कि उनके मित्र होते हैं, नेबर्स होते हैं, परिवार वाले होते हैं, वो नोटिस करते हैं कि ये व्यक्ति अक्सर भूल जाता है छोटी बड़ी चीज़ें और एक ही प्रश्न को बार बार दोहराता है। उनको हमने जवाब दिया है और वो फिर भूल जाते हैं, थोड़ी देर में फिर वही प्रश्न करते हैं। या वो अपनी चीज़ें कहीं रख के भूल जाते हैं और उस चीज़ को ढूंढने के लिए घंटों लगा देते हैं, कमरे से कमरे घूमते हैं, या किसी कमरे में घुसे और ये भूल गए कि यहाँ मैं क्यों आया हूँ। या वो समझ लिया पोस्ट ऑफिस जाना चाहते हैं, निकले बाहर और थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए कि अब किस सड़क में मुझे मुड़ना है, मेरा घर किस तरफ है। कोई मिला उन्हें
तो बात करना शुरू किया, लेकिन नाम याद नहीं आ रहा कि ये कौन है। मैं पहचान रहा हूँ लेकिन इनका नाम क्या है, नाम याद नहीं आ रहा। या ऐसा भी हो सकता है कि वो पहचान नहीं पाए। तो ऐसी हालत में तो उनको कहीं बाहर जाना भी जो बड़ा खतरनाक हो सकता है फिर, कि अगर उनको पता न चले मैं कहाँ हूँ, मेरा घर कहाँ है, तो घर भी वापस नहीं आ सकेंगे। ऐसा अक्सर होता है, और डिमेंशिया से जिन जो लोग सफ़र करते हैं उनके साथ और भी अलग तरह के खतरे हो सकते हैं। एक अभी हमने बताया कि आप बाहर गए और खो गए, वापस नहीं आ सके, फिर या तो किसी फ्रेंड ने या पुलिस ने या आपके शॉपकीपर ने वापस आपका घर का दरवाज़ा दिखाया, या ऐसा हो सकता है कि वो घर का दरवाज़ा खुला छोड़ जाएं और सोने चले जाएं, कोई स्ट्रेंजर्स घर में घुस आए, चोरी कर लें। या ऐसा हो सकता है कि उन्होंने गैस ऑन छोड़ दी, पकाने गए, चाय बनाने गए, लेकिन गैस बंद करना भूल गए, आग लग गई। या वो ऐसा हो सकता है कि कोई आया और उनसे पैसे मांगे और उन्हें समझ में नहीं आया कि क्या चल रहा है, उन्होंने पैसे दे दिए। तो चाहे वो डिमेंशिया की शुरुआत की स्थिति हो या आगे की, खतरे तो होते हैं जैसे कि बाकी सब चीज़ों में होते हैं। और मेरे ख्याल से इसीलिए ये बहुत आवश्यक है कि हम समझें कि डिमेंशिया क्या होता है, और इसे जब शुरू होता है डिमेंशिया, उसी समय हम इसे पकड़ सकें, और इसके लिए हम हेल्प, मदद, सहायता जो है वो ले सकें, ताकि हम उस व्यक्ति को सेफ रख सकें और उनके साथ में होने वाले जो परिवार वाले हैं उनको भी हम सेफ रख सकें। प्यारे दर्शकों, हुणे नेवा जी ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ, मैं आप जी ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਗਰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, तो ਜ਼ਰੂਰ ਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਪਟਮ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਿਸ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। लेकिन ये बड़ा जरूरी है। नेवा जी, एक मैं ज्योति जी वाल फिर आना, एक इत्थे थोड़ा जिहा डिफरेंशिएट कर दिओ कि अल्जाइमर्स भी तकरीबन दिमाग ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਜੀ। ਅਲਜ਼ਾਈਮਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਫਰਕ, ਜੇ ਆਮ ਇੱਕ ਲੇਮੈਨ ਅਗਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਵੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹਦਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? जी, जैसा मैंने कहा, डिमेंशिया एक ऐसा शब्द है जो हम यूज़ करते हैं जब आदमी की जो मानसिक शक्तियां हैं वो कम होने लगे या ख़राब हो जाएं। लेकिन अल्जाइमर्स एक बीमारी का नाम है जो कि खास कर दिमाग में रहने वाले सेल्स को अफेक्ट करता है। ठीक है। जैसे अपना आर्थराइटिस है जो कि हड्डियों पे असर करता है, हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, रेस्पिरेटरी फेफड़ों की प्रॉब्लम्स हैं, उसी तरह से दिमाग में होने वाली एक बीमारी है जो कि अल्जाइमर्स है। और उसमें एक एबनॉर्मल प्रोटीन दिमाग में जमा होने लगता है, जिसके के कारण दिमाग में जो प्रवाह चलता है एनर्जी का, जिसके कारण सारी चीज़ें होती हैं, वो रुक जाता है। ठीक। तो ये तो हो गया अल्जाइमर्स। लेकिन डिमेंशिया के और भी बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि एक बड़ा कॉमन सा कारण है जिसको हम कहते हैं वास्कुलर डिमेंशिया। मान लिया किसी को एक बड़ा सा स्ट्रोक हो गया हो, या छोटे छोटे कई सारे स्ट्रोक हुए हों, या स्ट्रोक नहीं हुआ है लेकिन जो रक्त है वो पूरी तरह से दिमाग तक नहीं पहुंच रहा है, दिमाग में कम रक्त पहुंच रहा है, तो वो आसपास की जो दिमाग के सेल्स हैं वो थोड़े से कमज़ोर हो जाएंगे, समझ लीजिए। तो इस तरह की जो बीमारी होती है जिसमें कि रक्त की कमी के कारण दिमाग में फ़र्क पड़ता है और उसके कारण हमको सिम्टम्स दिखाई देते हैं, उसको हम वैस्कुलर डिमेंशिया कहते हैं। डिमेंशिया के और भी बहुत सारे कारण होते हैं। किसी को अगर बहुत सालों तक पार्किंसंस की बीमारी है तो हो सकता है उन्हें भी किसी स्टेज पे डिमेंशिया हो जाए। अगर कोई बहुत ज़्यादा शराब पीता हो तो लगातार शराब अपने शरीर में पहुंचाने के कारण, दिमाग में पहुंचाने के कारण उनको हो सकता है डिमेंशिया हो जाए। या एक तरह का डिमेंशिया होता है जिसको हम लूवी बॉडी डिमेंशिया कहते हैं,
वो भी एक तरह की बीमारी है जो कि खासकर दिमाग के जो सेल्स हैं उसमें खराबी होने के कारण होती है। तो जो ये डिमेंशिया हो रहे हैं उसके दोनों तरह के कारण हैं। एक तो अंदरूनी, जैसे कि अल्जाइमर्स है, लुई बॉडी, पार्किंसंस, अपने शरीर के अंदर होने वाली किसी बीमारी के कारण। कुछ है जो कि बाहर से होने वाली चीज़ें हैं, जैसे कि आप शराब पीते हैं या बहुत ज़्यादा अगर सिगरेट वगैरह पीते हैं और आपका लाइफस्टाइल ऐसा है जिसके कारण आपकी हेल्थ जनरली ख़राब हो रही है और साथ में दिमाग पे भी असर हो रहा है, या आपका कुछ ऐसे इन्फेक्शंस हैं या ऐसे कुछ पॉइजन्स एंड टॉक्सिन्स हैं जो कि आपके शरीर पे या दिमाग पे असर कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, लेकिन बाहर की चीज़ें भी कुछ ऐसी हैं जो कि डिमेंशिया पैदा कर सकती हैं। देवा जी, एक बात मुझे और बताएं, क्योंकि ये बहुत ही डीप सब्जेक्ट है मेरे लिहाज से, क्योंकि यहाँ दिमाग का ताल्लुक है जी जो सारी बॉडी को कंट्रोल करता है। जी। एंजाइटी और डिप्रेशन और प्रेशर दिमाग पे, जी जिसको स्ट्रेस बोलते हैं, जी इनका भी रोल है डिमेंशिया क्रिएट करने में। अगर जो हमारी सोशल प्रॉब्लम्स हैं, जी क्योंकि उनसे ये चीज़ें पैदा होती हैं, एंजाइटी भी उससे पैदा होती है, जी डिप्रेशन भी उससे होता है, स्ट्रेस भी उससे होता है, जी। क्या उससे भी डिमेंशिया का खतरा है? हम ये नहीं कह सकते कि ये चीज़ें डिमेंशिया डायरेक्टली कॉज करती हैं, लेकिन इनका डिमेंशिया पे असर ज़रूर होता है। आप एक छोटा सा उदाहरण ले लें कि कोई व्यक्ति है जो हमेशा स्ट्रेस में रहता है, हमेशा बिजी रहता है, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। वो गुस्सा करे, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और उसका दिमाग अगर उतना स्ट्रांग नहीं है और अगर वहाँ ब्लीडिंग हो जाए, खून भर वो जाए, जो पहले आपने बताई वस्कुलर जो डिमेंशिया होता है, बिल्कुल हो सकता है। और दूसरा एक इसका देखने का नज़रिया ये है कि अगर एक आदमी को, एक व्यक्ति को डिमेंशिया है और वो अगर स्ट्रेस हो जाए तो फिर वो ज़्यादा खराब हो जाएगा, क्योंकि एक नॉर्मल हेल्थी दिमाग जो है वो दुनिया के छोटे मोटे स्ट्रेसेस को झेल लेता है, लेकिन ये वाला दिमाग जो है वो सिकड़ा हुआ है। इसमें इतनी शक्ति, इतनी ताकत नहीं है कि वो ज़्यादा चीज़ों को झेल सके। थोड़ा भी स्ट्रेस अगर आएगा तो वो बेचारा नहीं झेल पाएगा, वो झल्ला जाएगा, वो और ज़्यादा डिप्रेस हो जाएगा। अगर आप एक दुनिया को देखें एक डिमेंशिया ग्रस्त व्यक्ति के नज़रिए से, तो काफ़ी डरावनी दुनिया है। आपको मालूम नहीं मैं कहाँ हूँ, ये कौन है, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। आपको एंजाइटी होगी, आपको डिप्रेशन होगा, आपको स्ट्रेस होगा, झल्लाहट होगी, चिड़चिड़ाहट होगी, आप अपने आप को रोक नहीं सकेंगे, आप गुस्सा हो जाएंगे। तो ये सारे एक इमोशनल आउटकम भी होता है डिमेंशिया का। ये वाले एक सारे सिम्टम्स, लक्षण भी होते हैं। उसके ऊपर से अगर स्ट्रेस हो जाए तो फिर तो उसको और ज्यादा बढ़ा सकता है। जी ज्योति जी, मैं आपके पास आऊंगा, आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। सो डिमेंशिया में आपका क्या रोल है? आप कैसी सर्विसेज, जैसे नेबा जी तो असेस करते हैं ना, उनका इलाज करते हैं, तो आपका क्या क्या रोल है इसमें अगर किसी को डिमेंशिया है तो? हाँ जी, देखिए मेमोरी असेसमेंट सर्विसेज में ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एक प्रोफेशनल को मिलेंगे। देयर आर मल्टीपल प्रोफेशनल्स एंड मल्टीपल प्रोफेशनल्स असेसमेंट में भी इन्वॉल्व होते हैं और ट्रीटमेंट में भी इन्वॉल्व होते हैं। तो जब आप मेमोरी असेसमेंट सर्विसेज में आते हैं, किसी भी गुड मेमोरी असेसमेंट सर्विसेज में, तो आपकी नीड्स को पहले हम असेस करते हैं। सबसे पहले कि आपको किस किस टाइप की इनपुट आपके लिए हेल्पफुल होगी। ठीक है। तो थोड़ी सी इनपुट, एक किस्म की इनपुट यूजुअली काफ़ी नहीं होती। सिर्फ मेडिकल इनपुट ऑन इट्स ओन इज़ नॉट इनफ कि वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएं। सिर्फ साइकोलॉजिकल इनपुट इज़ नॉट इनफ, इट्स ओनली सोशल इनपुट, ओनली नर्सिंग इनपुट। इनमें से कोई एक नहीं, सबको मिल के हम आपकी नीड्स को, अलग अलग नीड्स को हम एड्रेस करते हैं। तो जैसे साइकोलॉजिस्ट का रोल कैन बी अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल असेसमेंट में। न्यूरोसाइकोलॉजिकल असेसमेंट से हमको सिर्फ डिमेंशिया का डायग्नोसिस है, ये इतना हेल्पफुल नहीं है हमारे लिए जानना, जितना कि हमारे लिए हेल्पफुल है जानना कि डिमेंशिया की वजह से आप किन किन चीज़ों से स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ में। बिकॉज हमारा मेन मोटिव जो है जब आप आते हैं इज़ नॉट जस्ट कि हम आपको डायग्नोसिस दे दें और भेज दें घर। हम चाहते हैं कि हम आपकी लाइफ थोड़ी सी बेटर करें। ठीक। तो उसके लिए हमारा असेसमेंट सिर्फ एक डिमेंशिया का नहीं है, बट डीपर असेसमेंट होता है कि डिमेंशिया की वजह से आपके माइंड पर क्या असर पड़ा है,
मेमोरी पर कितना असर पड़ा है, बाकी थिंकिंग एबिलिटीज़ पर कितना असर पड़ा है, वो हम बहुत फाइनली आइडेंटिफाई करते हैं। और फिर हमारी कोशिश होती है कि हम उन सब अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए आपके लिए कोई ना कोई हल ढूंढे, कोई ना कोई सपोर्ट ढूंढे। ऑन टॉप ऑफ दैट ये भी बहुत ज़रूरी है कहना कि डिमेंशिया का कोई इलाज नहीं है मेडिसिन से। देयर इज़ नो क्योर फॉर डिमेंशिया। कुछ ऐसी मेडिकेशंस हैं जिनमें डिमेंशिया का बढ़ना, क्योंकि डिमेंशिया नॉर्मली तो वर्सन होता रहता है, विद टाइम इट कीप्स गेटिंग प्रोग्रेस होता है, लेकिन कई ऐसी दवाइयां हैं जिनको लेने से आप उसका प्रोग्रेस स्लो कर सकते हैं, धीरे कर सकते हैं, पर पूरी तरह से कोई इलाज नहीं है अभी। तो ये एक ऐसी प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी में जो हम सबको सीखना है कि डिमेंशिया हुए व्यक्ति को हम कैसे हेल्प कर सकते हैं एज अ सोसाइटी, एज फैमिली, केयरर के तौर पे, ह्यूमन बींग्स के तौर पे, नेबर्स के तौर पे, फ्रेंड्स के तौर पे हम कैसे उनको हेल्प कर सकते हैं। अब अभी हम हमने एक बात हमने छेड़ी थी कि डिमेंशिया में खतरे होते हैं, बाहर जाने से खतरे होते हैं, घर में काम करने में खतरे होते हैं। दैट्स ट्रू कि कई बार जैसे डिमेंशिया बढ़ता है खतरे हो सकते हैं कई चीज़ों में, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम सब कुछ करना, डिमेंशिया हुए व्यक्ति को सब कुछ करना छोड़ देना चाहिए, बिकॉज वो तो कोई लाइफ ही नहीं रहेगी। और जितना ज़्यादा हम करेंगे, जितना अगर जब डिमेंशिया में भी जितना ज़्यादा हम अपने माइंड को एक्टिव रखेंगे उतनी लॉन्गर टाइम कम होगी। हाँ जी बिल्कुल। तो एट द सेम टाइम एक्टिव रहना भी बहुत ज़रूरी है। तो हमारा मकसद ये है कि हम लोगों को हेल्प करें एक ऐसा प्लान बनाने में कि आप कैसे मैक्सिमम पॉसिबल क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ जी सकते हैं इन स्पाइट ऑफ द डिमेंशिया। तो उसमें मेडिकल प्रोफेशनल, साइकोलॉजिस्ट, नर्सेज, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, सोशल वर्कर, हम सब इकट्ठे बैठकर ऐसा प्लान बनाते हैं कि आपकी लाइफ जो क्वालिटी ऑफ लाइफ हो वो सबसे बेहतर से बेहतर पॉसिबल कैसे बनाई जा सकती है। जैसे निभा जी ने शुरू में बताया ना कि सिम्टम्स क्या होते हैं, क्या निशानियां होती हैं जिस आदमी को ये डिमेंशिया की प्रॉब्लम है। अगर वो किसी फैमिली में किसी एक आदमी में वो निशानियां अगर देख गई हैं जी, तो आप मुझे बताएं कि उस परिवार को क्या करना चाहिए, क्या क्या करें, वो किसके पास जाएं। तो सबसे पहले तो जब आपको कोई साइंस दिखे, निशानी, अगर आप चिंता कर, देखिए एक तो ये बात है कि एज के साथ हम सबकी मेमोरी थोड़ी सी कम वीक होती है, पहले जैसी नहीं रहती। सो थोड़ा बहुत तो नॉर्मल है कि एज के साथ हमारी मेमोरी पहले से कमज़ोर होगी। पर अगर मेमोरी की प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा बढ़ जाएं कि आपकी डे टू डे लाइफ पे असर होने लगे, आपको लगे कि ये मेरी मदर या मेरे फादर पहले तो जो काम कर सकते थे इवन विद अ बिट ऑफ स्ट्रगल वो कर नहीं पा रहे, कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है, ये प्रॉब्लम रोज़ होने लग गई है, बहुत ऑफन होने लग गई है, तब ज़रूरी है कि वी फाइंड आउट कि ये नॉर्मल है या अभी कुछ इलनेस की वजह से हो रहा है, कोई प्रॉब्लम हो गई है। तो सबसे पहले तो ये है कि हमें पता करना है ये डिमेंशिया है या नहीं है डिमेंशिया, इज़ दिस नॉर्मल एजिंग और इज़ दिस डिमेंशिया। तो फर्स्ट थिंग टू डू, अगर आप सस्पेक्ट करने लगें कि किसी को शायद मुझे इनकी मेमोरी की फ़िक्र होने लगी है, कि आप अपने जीपी के पास जाइए और उनसे कहिए कि आपको असेसमेंट चाहिए, यू वांट एन असेसमेंट फॉर द डिमेंशिया। एक सवाल मैं आपसे और करूँगा कि क्या आपके पास से कोई सेल्फ रेफरल भी आते हैं? फर्ज करो कोई आदमी खुद आपके पास आया और उसने बोला कि मुझे ये सिम्टम्स हो रहे हैं, भाई मुझे चेक करो, कभी हैं? हमारी मेमोरी असेसमेंट सर्विसेज में नहीं है एज फार। जब हमने शुरू किया था तो हमारा आइडिया था कि सेल्फ असेसमेंट करें, बट देखिए ये भी ऐसा भी है कि कई बार मेमोरी प्रॉब्लम्स कैन बी बिकॉज ऑफ ब्लड में कुछ न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंसेस, केमिकल इम्बैलेंसेस। सो सबसे पहले तो हम चाहते हैं कि सारे फिजिकल कॉजेज को एक्सप्लोर करके वो रूल आउट कर दें कि उस वजह से तो नहीं है, विटामिन डिफिशिएंसीज या जो भी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डॉक्टर, आपके जीपी पहले वो ब्लड टेस्ट करके देखें कि कोई फिजिकल प्रॉब्लम तो नहीं है आपको। एक बार उन्होंने वो देख लिया फिर हम मेमोरी, इट्स आइडियल के इस तरह से करें एक सिस्टम। सबसे ज्यादा जो जरूरी बात है निभा जी, मैं अभी आता हूँ आपके पास, सबसे जरूरी बात यही है कि अगर ऐसे कोई भी सिम्टम्स हैं तो सबसे पहले जो आपका पोर्ट ऑफ कॉल है वो डॉक्टर है जी। आप डॉक्टर के पास जाएं, अपने जीपी के पास जाएं, उसको सभी कुछ बताएं, वो अपने तौर पे असेस करके आपको बताएंगे कि आपको कहाँ भेजना है, क्या करना है, यहीं आपके टेस्ट करने हैं कि ये आपका मेमोरी लॉस क्यों हुआ है या
असेसमेंट सेंटर में भेजना है। निभा जी, आप कुछ कहना चाहते थे? जी, ज्योति कह रही थी उसी के ऊपर मैं बताना चाहती थी कि कभी कभी जैसे एनीमिया है, खून की कमी है, या एक किसी विटामिन की कमी है, विटामिन बी कम हो गया है आपका, या फॉलिक एसिड अगर आपका कम हो गया है, या कोई इन्फेक्शन आपको चल रहा है, या आपका यूरिया किसी कारण से गड़बड़ हो गया है, तो इस तरह की जो फिजिकल चीज़ें रहती हैं उनके कारण भी कभी कभी आदमी जो है कंफ्यूजन में या छोटी याददाश्त में गड़बड़ी महसूस कर सकता है। तो तुरंत इस पे एकदम कूद जाना कि क्या यह डिमेंशिया है, शायद ठीक ना रहे। इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप पहले जीपी के पास जाएं, वो आपके ब्लड टेस्ट करेंगे, आपकी पूरी हिस्ट्री लेंगे और उसके बाद में फिर वो आपको भेजेंगे किसी एक विशेषज्ञ के पास में। फिर वो रेफरल हम लोगों के पास आता है। विशेषज्ञ लोग जो रहते हैं, हमारी एक बहुत बड़ी टीम होती है और हम अपॉइंटमेंट देते हैं। हम ये भी देखते हैं कि किसी को अगर दिमाग के स्कैन की या एक्सरे की या सीटी स्कैन की या एमआरआई की ज़रूरत है तो वो हम कराते हैं। उसके बाद में फिर एक क्लिनिशियन जाके पूरी तरह से 1.5-2 घंटे लगते हैं एक असेसमेंट पूरा करने में, कभी कभी दोबारा भी बुलाना पड़ता है, वो पूरा करते हैं। फिर डॉक्टर्स के साथ में मिलके डायग्नोसिस बनाया जाता है। डायग्नोसिस जब बन जाता है तो फिर एक सपोर्ट प्लान बनाया जाता है, क्योंकि आपने देखा कि व्यक्ति को बहुत सारे सिम्टम्स हो रहे हैं लेकिन उसका असर परिवार पे भी होता है। हाँ, होता है। उसका असर उसके इमोशंस पे भी होता है, पर्सनालिटी पे भी होता है, वर्क पे भी होता है, ड्राइविंग पे हो सकता है। तो हमें एक बहुत बड़ा कंप्लीट सपोर्ट प्लान बनाना पड़ता है जो कि पर्सन टेलर्ड होता है, यानी कि हर व्यक्ति अलग होता है और हर व्यक्ति की इंडिविजुअल नीड्स पे ही सपोर्ट प्लान बनाया जाता है। वहाँ पे एक बहुत अच्छी सर्विस हम लोगों को यूजुअली मिली होती है जो कि हम डिमेंशिया एडवाइज़र या डिमेंशिया सलाहकार समझ लें आप। तो ये लोग होते हैं जो कि आपको और बता सकते हैं कि ये डिमेंशिया आगे बढ़ेगा तो कैसा होगा, हमें आगे आने वाले जीवन के लिए किस तरह से अपने आप को तैयार करना चाहिए, क्या हमें अपनी वसीयत बनानी चाहिए या पावर ऑफ अटर्नी बनानी चाहिए, हम अपना घर जो है वो किस तरह से बदल सकते हैं ताकि वो सेफ़ हो जाए और आसान हो जाए, हमको क्या नए गैजेट्स दुनिया में अवेलेबल हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, अलार्म्स हैं। सो आपका कहने का मतलब है कि पूरा सपोर्ट मैकेनिज्म अवेलेबल है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बशर्ते कि जो आदमी सफ़र कर रहा है वो वहाँ जाए या उसको कोई ले जाए। जी बिल्कुल। तो उसको हर एक प्रकार की जो हेल्प है वो इस ट्रस्ट की तरफ से मिल सकती है। हमारे पास टाइम सिर्फ 2 मिनट का बचा है जी। टाइम भागा जाता है ऐसे प्रोग्रामां में। प्यारे दर्शकों, मैं एक गल आप जी नाल साझी कर जावां कि ट्रस्ट ने एक DVD ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ 35 ਮਿੰਟ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪਰਿਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋ ਕੀਤੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ DVD ਬੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ।